हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जानते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं और उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट है विवांशी एंड फ्लोटेशन पर बेस्ड। इससे ग्रुप डी में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हालांकि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू ही हैं ग्रुप डी के स्पेशली। इसमें कुछ एनटीपीसी और जेई जैसे एग्जाम के भी हैं जो कि संभावित हैं कि ग्रुप डी में पूछे जा सकें। तो आप लोग के स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाए गए हैं। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको एग्जाम में एक अच्छी पकड़ बनाएंगे और कॉन्सेप्ट पर अच्छी आपकी जानकारी होगी। जैसे भी प्रश्न आए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इन सारे प्रश्नों को देखना अवॉइड कर सकते हैं, कुछ दूसरा विषय पढ़ सकते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। उत्प्लावन बल का खाली स्थान द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का खाली स्थान द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको उत्प्लावन बल क्या है। अगर मान लीजिए यह पानी का सतह है, इस पे आप क्या करते हैं कि कई बार गेंद को रख देते हैं तो गेंद ऊपर तैरता है। कई बार इसमें लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं तो ये टुकड़ा आके नीचे बैठ जाता है। कई बार आप देखते हैं कि इसमें नदी या तालाब में कोई भी लड़का तैर सकता है, कोई भी आदमी मछली तैर सकती है। तो जो भी बल आप जैसे ही पानी में बाल्टी में हाथ रख के अपना हाथ डालते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा रुकावट महसूस हो रही है। तो उस बल को हम क्या कहते हैं, विव्यांशी फोर्स या फिर उत्प्लावन बल। यह हमेशा पिंड पर ऊपर की तरफ लंबवत दिशा में काम करता है और किसी वस्तु पर उसका भार भी काम करता है। तो उसका भार डब्ल्यू अगर होता है तो वह पिंड पर हमेशा नीचे की दिशा में काम करता है। भार नीचे की दिशा में काम करता है और उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में काम करता है। तो अब प्रश्न क्या है कि उत्प्लावन बल का जो सूत्र होता है एफ बी बराबर रो जी भी एफ डी। अब यहाँ से थोड़ा सा एक बात और बता दें, यह क्या है कि आर्कमिडीज एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह सिद्धांत दिया, आर्कमिडीज का सिद्धांत है यह। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि जब कोई भी वस्तु किसी तरल पदार्थ में जाती है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। उस बल को उत्प्लावन बल या फिर उत्क्षेप बल भी कहते हैं, या फिर विव्यांशी फोर्स अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में आप जैसे भी समझ लीजिए, तो उसे विव्यांशी फोर्स कहते हैं। तो अब यह क्या होता है, यह इसका सूत्र है द्रव का घनत्व होता है और यह गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसको शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। और यह जो भी एफ डी है इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। मतलब कि यह जो पिंड है या यह जो वस्तु है, यह जितना आयतन जल का या फिर किसी तरल का प्रवाहित विस्थापित करती है उतने ही आयतन को यहाँ लिया जाता है उत्प्लावन बल निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड या फिर विस्थापित द्रव का आयतन, इसे हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं विस्थापित द्रव का आयतन। तो अब क्या है कि अब इसमें अब ऑप्शन को हम टच करते हैं। द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल का परिमाण। अब देखिए इसमें द्रव का घनत्व है और द्रव का आयतन है। अब यह किस पे निर्भर करता है, परिमाण। इस परिमाण का मतलब होता है कितना मान है, टोटल वैल्यू कितनी है उत्प्लावन बल की। तो पहला ऑप्शन आप लोग समझ लिए। फिर अच्छा, दिशा क्या है कि दिशा इसके घनत्व और आयतन पर नहीं निर्भर करती। दिशा हमेशा लंबवत रहती है, ध्यान दीजिएगा, लंबवत लंबवत रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो दिशा के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। तो यह पहला प्रश्न। इस तरीके से इस पे जैसे भी 3-4 प्रश्न डिस्कस हो गए हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट से, और इस पे प्रश्न आए ही हैं ग्रुप डी में, अभी आप लोग आगे देखेंगे। टोटल 22 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट है। इसमें पहले हम 10-11 करेंगे, फिर बाद में 10-11 करेंगे। 2 वीडियो होगी 10-10 12-12 मिनट की। फिर दूसरा प्रश्न है उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के खाली स्थान पर निर्भर करता है। अब आप देखिए एफ बी बराबर हमने क्या लिखा है, रो जी भी एफ डी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, रो जी भी, इसको फिर से लिखते हैं थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
बिवेंस फोर्स बराबर रो जी वी एफ डी। अब देखिए किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है द्रव्यमान, एकदम गलत है। घनत्व तो अभी सोचते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे घनत्व का एक पॉइंट है। आयतन, आयतन का भी एक पॉइंट है। और तापमान, तो तापमान में तो कहीं सूत्र है ही नहीं। अब आप लोग अगर देखिए तो उत्प्लावन बल का परिमाण जो है, किसी भी वस्तु का आयतन तो क्या है कि फिक्स रहता है। तो अब यह क्या है कि तरल के पूछा है, तो जितना फ्लूइड विस्थापित होगा यह उस पे डिपेंड करेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब आप लोग पूछेंगे कि घनत्व तो क्यों नहीं हो सकता, तो अब घनत्व तो हम बात करें तो घनत्व तो जो जल का है या तरल का है वह फिक्स है। तो टोटल क्या है कि वो डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लीजिए थोड़े समय के लिए कोई वस्तु है, अब इसमें इतना पानी भरा है, अब यह वस्तु यहाँ पर रख रहे हैं हम, तो इस पे जो विवांशी फोर्स है या एफ बी है, इसका मान कुछ और है। अगर इसको हम इतना दबा रहे हैं फिर इसमें, तो इसमें विवेंसी फोर्स का मान कुछ ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आयतन बढ़ जाएगा विस्थापित द्रव का। तो इसको ध्यान दीजिए कि इसका जो ऑप्शन है यह डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न देखिए, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, अब यही वाला है। अब इसको देखिए, यह पिंड है। अब इसमें हम तरल को, यह तरल है आपका, ऐसे फ्री सरफेस का सिंबल है, यह तरल है कोई, अब यह पिंड है। यह पिंड क्या है कि आंशिक रूप से डुबोया जाता है। आंशिक रूप का मतलब होता है कि आधा या फिर कुछ भाग। तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है। भाई इस पे ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। अब यह तरल का जो वेट है, लिक्विड का जो वेट है, भाई इतना आप डुबाए हैं, गिलास में आप पानी लेकर उसमें कुछ डुबाते हैं तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसको विधिवत तरीके से समझ लीजिए। फिर अगला है लेंज का नियम, फैराडे का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। ये सारे नियम इससे संबंधित नहीं है, विद्युत वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे। फिर चौथा प्रश्न है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल खाली स्थान होगा। अब देखिए कोई वस्तु, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि यह वस्तु एक बीकर में है या एक टब में है। अब यह वस्तु है, इसका भार W है। अब यह वस्तु उत्क्षेप बल तैर रही है। कोई भी वस्तु दो अवस्था में तैर सकती है, या तो यह द्रव में ऐसे, यह फ्री सरफेस है, यहाँ पे तैर रही है, अब इतने पे बनी है, इसका भार नीचे की तरफ काम करेगा, इस पर यह भी ऊपर की तरफ काम करेगा, ब्यूएंसी फोर्स। अब देखिए, तो अब क्या है कि यह ऐसे तैर रही, पहली अवस्था तो यह है कि डूबी हुई तैर रही है। दूसरी अवस्था यह है कि यह आंशिक रूप से तैर रही है, मतलब ऊपर है और सतह पे तैर रही है। तो अब दोनों में केस में क्या है, एक कंडीशन यह है कि यह डूब गई वस्तु, नीचे आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे जो उत्प्लावन बल है, तीन ऑप्शन है, W, एफ वी बराबर W और एफ वी लेस देन W। अब अगर विमान फोर्स जो उत्प्लावन बल है, अगर उसके भार से ज्यादा है तो वस्तु क्या है, तैरेगी। समझ रहे हैं? अगर विमान फोर्स वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु क्या है कि आंशिक रूप से या सतह पर जस का तस तैरती रहेगी। फिर अगर विमान फोर्स भार से कम है, अगर विमान फोर्स भार से ज्यादा है, भार से मतलब कि भार उसका ज्यादा है विमान फोर्स से या उत्प्लावन बल से, तो क्या है कि वस्तु डूब जाएगी। तो अब एक, दो, तीन, अब हम इसको मार्क करते हैं, यह तीसरा केस है। और यह क्या है कि यह वस्तु पूर्ण रूप से तैर रही है। यह क्या है कि आपका दूसरा केस है जिसमें विमान फोर्स और उत्प्ला भार बराबर है। और यह क्या है कि यह पहला केस है। तो अब इसमें क्या है ऑप्शन, वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार के बराबर, शून्य, वस्तु के भार से अधिक। उत्क्षेप बल वस्तु के भार से अधिक होगा, तभी वह वस्तु क्या है कि जल की सतह पर तैरेगी। इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आर्कमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पनडुब्बी,
ओडोमीटर। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोमीटर क्या मापता है? डेंसिटी, घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध का घनत्व या उसमें फैट की मात्रा को नापता है। पनडुब्बी क्या करती है? पानी में डूबती है। तो जो भी चीजें पानी में डूबने वाली हैं उस पे आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करेगा। लेकिन ओडोमीटर क्या है? यह स्पीड को नापता है। तो इसमें पानी में डूबने का कोई मतलब है ही नहीं, ये ऑटोमोबाइल में लगा रहता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर छठवां ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? पहला लैक्टोमीटर, पहले ही हमने डिस्कस किया है, आधारित है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग कैसे की जाती है? तो यह क्या है? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। अब प्रश्न पूछेगा कि बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है हवाई जहाज के पंखे, लैक्टोमीटर, जहाजों में पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर। तो आप क्या करते हैं कि सीधे हवाई जहाज के पंखे। तो दूसरा, तीसरा ऑप्शन, जहाजों में पनडुब्बियों की डिजाइन, जो पानी में डूबती हैं चीजें उस पे आर्किमिडीज लगेगा, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोमीटर भी पानी में डूब के ही घनत्व निकालने का काम करता है। लैक्टोमीटर दूध में डूब के ही घनत्व निकालने का काम करता है। अगर आप लोग इसको और थोड़ा अच्छे से याद करना चाहते हैं तो गूगल पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, तो उसके चित्र आ जाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर सातवां प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता, वह दो पिंडों के बीच आकर्षण, घर्षण बल, जहाँ रगड़ होती है आपस में, एक इधर जाए एक इधर जाए या दोनों सेम डायरेक्शन में कम या ज़्यादा स्पीड से जाए, तब वहाँ घर्षण बल दोनों सतहों के बीच। उत्प्लावक बल काम करता है। स्थैतिक बल का मतलब यह है कि यह खड़ा है सतह पर, अब इस पे भार की वजह से जो है वह स्थैतिक बल है। फिर आठवां प्रश्न, यदि कोई वस्तु डूबती है तो उस पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप, खाली स्थान, डूबती है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको हमने क्या कंडीशन बताई कि विवैन फोर्स तीन टाइप का है। विवैन फोर्स ज्यादा हो भार से वस्तु के, इसको भार है, याद कर लीजिएगा। यह उत्प्लावन बल है। अब या तो वह वस्तु के भार के बराबर हो, या तो उत्प्लावन बल क्या है कि वस्तु के भार से कम है। अब जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो यह क्या है? डूब जाएगा, हमेशा डूब जाएगा, डूब जाएगी वस्तु। तो अब क्या है? डूबती है पूछा है ना, तो वस्तु के भार से अधिक है, गलत। वस्तु के भार से कम होना चाहिए। बराबर रहेगा तो क्या है कि यह सतह पर ही बना रहेगा, यह सतह पर ही बना रहेगा, या फिर जहाँ थोड़ा नीचे डुबा के छोड़ दिया तो यहीं पे बना रहेगा। लेकिन अगर ज्यादा है तो यह हमेशा तैरता रहेगा। तो क्या है कि यह भी नहीं है, शून्य पे तो कोई संभवता ही नहीं है। तो वस्तु के भार से कम, वस्तु का भार ज्यादा है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है, तो वस्तु के भार से कम है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर नौवां ऑप्शन देखिए, नौवां प्रश्न, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है, तो क्या होगा? अब देखिए, यह हमारी गिलास है। अब ध्यान दीजिएगा आप, इसमें पानी लबालब भरा है, लबालब भरा है, लबालब भरा है। हमने एक बर्फ का टुकड़ा ले आके इस पे रख दिया। तो जैसे ही हम बर्फ का टुकड़ा रखते हैं तो इसमें जो पानी है वह क्या है? निकल जाता है। फिर भी इसमें आप देखते हैं कि पानी इस पे सतह के बराबर भरा रहता है। हम उत्प्लावन बल के आधार पर यह जानते हैं कि यह बर्फ का टुकड़ा इस पे उतना ही बल बाहर, जल बाहर गिराएगा कि जितना कि इसका आयतन होगा टोटल। तो इसलिए जब यह बर्फ का टुकड़ा गल जाता है तो इसमें जल स्तर पूर्ववत रहेगा, जल स्तर घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो सी ऑप्शन सही है। हाँ, अब जैसे इसमें आप कहेंगे सर जल स्तर पूर्ववत रहेगा, तो आपका रे बह जाएगा। यह क्या है कि बर्फ का टुकड़ा उस पर रखने से पहले की, जैसे ही आप इसको बर्फ के टुकड़े को यहाँ रखें, इसमें से हो सकता है थोड़ा सा जल निकले, आप यह प्रयोग करके देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 10वां प्रश्न देखिए, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप बल। तो इस तरीके से हम लोग लगभग 10 प्रश्न डिस्कस कर लिए, टोटल 10 क्वेश्चंस। और यह देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, हमने आपको कॉन्सेप्ट्स भी बता दिया। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। जो क्वेश्चन आप पहले स्किप करने वाले थे अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा टारगेट यह है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं कि एग्जाम्स में आपको प्रश्न ऐसे नहीं लगे कि आपने पहले कभी नहीं देखा है। धन्यवाद।
फिर पाँचवा